Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic Advance Against Debentures. तो देखिए, अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है सिक्योर्ड लोन के अंदर। तो क्या आप डिबेंचर्स को गिरवी रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे कि शेयर्स को गिरवी रखा जाता है वैसे ही डिबेंचर्स को गिरवी रख के भी लोन लिया जा सकता है। लेकिन अब डिबेंचर्स होता क्या है? मान लो एक कंपनी है जियो, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो या तो वो शेयर्स इशू कर देगी, उसके पास एक ऑप्शन होगा लोन लेने का, एक ऑप्शन होगा कि वो मार्केट में डिबेंचर्स सेल करे, डिबेंचर्स इशू करे। डिबेंचर्स एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी लेती है। तो मान लो कि जियो कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी। मैंने मान लो कंपनी के 2 लाख के डिबेंचर्स खरीद लिए, तो इसका मतलब होगा कि एक तरीके से मैंने लोन दिया है 2 लाख का जियो कंपनी को। और डिबेंचर्स का फायदा क्या है? लिमिटेड पीरियड के लिए इशू है। मान लो 5 साल के लिए डिबेंचर्स इशू हैं, मैंने 2 लाख के डिबेंचर्स जो हैं खरीदे हैं, और एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होगा कि 12%, 10% इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे वापस मिलेगा जब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। तो यहाँ पे जो पैसा वापस मिलता है, हो सकता है कि 5 साल बाद सारा पैसा वापस मिले विद इंटरेस्ट, या क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली मुझे पैसा वापस मिलेगा। तो जो रिटर्न है वो निश्चित होता है। तो अब बैंक अगर डिबेंचर्स के अगेंस्ट लोन देते हैं तो उनको फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है कि इन्हें सेल करना आसान है। डिबेंचर स्पेशली अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, जैसे शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, इन्हें सेल करना इजी होता है। अब जो शेयर्स हैं वो मार्केट डिमांड के हिसाब से उनकी वैल्यू ऊपर नीचे जाती है। कभी शेयर आज 100 रुपए का, कल 150 का, फिर एकदम 50 रुपए पे चला गया। ऐसा डिबेंचर्स के केस में नहीं होता है, क्योंकि डिबेंचर्स का जो प्राइस है उनके मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चेंज होता है, जो कि बहुत कम चेंज होता है। स्टेबिलिटी है उनके प्राइस में जो शेयर्स में नहीं होती है। इनको ट्रांसफर करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमल है। आजकल तो डीमैट फॉर्मेट में है, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इनको ट्रांसफर करने में। और जो बेयरर डिबेंचर्स होते हैं वो फुली नेगोशिएबल हैं, बहुत ईजी है उनको ट्रांसफर करना। और अगर मान लो बैंक के पास किसी कंपनी के डिबेंचर्स पड़े हुए थे, अब वो जो कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है, तो वाइंडिंग अप होते हुए क्या होगा? एक लिक्विडेटर असाइन होगा, और वो लिक्विडेटर कंपनी के सारे एसेट्स बेचेगा, और उन एसेट्स से को बेच के जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स को चुकाएगा। तो क्रेडिटर्स के क्लेम में डिबेंचर होल्डर्स का क्लेम शेयर होल्डर से पहले होता है। अगर मेरे पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो मेरा क्लेम उन लोगों से पहले होगा जिनके पास शेयर्स है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा रहता है। एंड जो डिबेंचर्स इशू करने का टाइम आता है तो बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इशूअर्स कैन नॉट मेक अ पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ दे आर इन डिफॉल्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ऑन एनी non-convertible securities for more than 6 months at the time of filing the offer document। तो अगर पिछले 6 महीने में कोई डिफॉल्ट हुआ है कंपनी से तो वो डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते। तो यानी कि अच्छी फाइनेंशियल स्टैंडिंग वाली कंपनीज ही डिबेंचर्स इशू कर पा रही हैं, और बाकी बैंक्स जब डिबेंचर्स के अगेंस्ट लोन देंगे तो वो रेटिंग वगैरह सब कुछ चेक करते हैं फिर ही लोन देते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मान लो कि मैंने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे थे और मैंने 2 लाख के डिबेंचर्स खरीदे हैं जियो के, और उसमें मुझे 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वापस रेगुलरली मिलना था 6 महीने बाद। लेकिन अगर रेगुलर पेमेंट नहीं आ रही है, मुझे जब मुझे पेमेंट आनी चाहिए जियो की तरफ से नहीं आ रही है, तो जो डिबेंचर का प्राइस है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा, उसके प्राइस और मार्केटेबिलिटी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। उसके बाद इफ द चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड, सब्सिक्वेंट चार्जेस मे टेक प्रेसिडेंस रिड्यूसिंग द सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। तो देखो, जब भी एक बैंक कोई भी चार्ज क्रिएट करता है तो उन्हें रजिस्टर करवाना चाहिए। अब डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं तो वो चार्ज रजिस्टर होना चाहिए है सेंट्रल रजिस्ट्री के पास अंडर सरफेसी एक्ट। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज नहीं हो रखा है तो फिर किसी और का क्लेम पहले आ जाएगा हमसे। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उस पे जो चार्ज है वो रजिस्टर होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एंड कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में इशू डिबेंचर्स विदाउट हैविंग द अथॉरिटी टू बोरो। कई बार कंपनीज बोरो कर लेती हैं पैसा डिबेंचर्स की फॉर्म में, लेकिन बाद में बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं किया या उनके पास बोरिंग पावर ही नहीं थी। ठीक है, तो जब भी एक बैंक डिबेंचर्स के अगेंस्ट लोन देगा तो उसे कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि डिबेंचर कौन से टाइप का है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड में कुछ ना कुछ कोलेटरल होगा डिबेंचर्स के अगेंस्ट, और
अनसिक्योर्ड में कोई भी डिबेंचर के अगेंस्ट कोलेटरल नहीं होता। यानी कि अगर जियो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और वो सिक्योर्ड है, तो उसमें क्या होगा कि अगर कल जियो कंपनी डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं करती है तो कुछ ना कुछ गिरवी होगा जो बेच के डिबेंचर होल्डर का पैसा पूरा हो जाएगा। अनसिक्योर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली बैंक कौन से डिबेंचर्स प्रेफर करेगा? सिक्योर्ड वाले। और बैंक हमेशा ये चेक करे जब भी डिबेंचर्स में डील करना है कि जिस कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं क्या उनके पास बोरोइंग पावर थी, कहीं उन्होंने अपनी पावर को एक्सीड तो नहीं कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये भी चेक करो कि जो डिबेंचर्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ उनका डिपॉजिट है वो प्रॉपरली डिपॉजिटेड है। अगर डीमैट फॉर्म में डिबेंचर्स इशू हुए हैं, डीमैट फॉर्म में डिबेंचर्स हैं, तो प्लेज डीमैट अकाउंट में क्रिएट करो। जो प्लेज क्रिएट होगा डिबेंचर्स के लिए वो डीमैट अकाउंट में क्रिएट करो और रेगुलरली नेचर और वैल्यू ऑफ एसेट्स चेक करते रहो टू सिक्योर दी वैल्यू ऑफ एसेट्स चार्ज टू सिक्योर दी डिबेंचर्स। तो अगर सिक्योर डिबेंचर्स हैं तो कुछ गिरवी रखा हुआ है, तो जो चीज गिरवी रखी हुई है उन एसेट्स को रेगुलरली चेक करते रहो। एंड कैंसलेशन ऑफ रिडीम्ड डिबेंचर्स, चेक फॉर एनी अनकॉल्ड रिडीम्ड डिबेंचर्स टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब डिबेंचर्स के अगेंस्ट बैंक लोन देता है। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो यहां पे बैंक ने चेक करना है कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीम तो नहीं हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी ने जो ऑलरेडी डिबेंचर्स रिडीम हो चुके हैं वो अनकैंसल्ड है, तो किसी ने ऑलरेडी रिडीम्ड डिबेंचर्स को आके बैंक के पास गिरवी रख दिया। क्योंकि डिबेंचर्स जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए इशू होते हैं, 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए। उसके बाद उन्हें रिडीम कर लिया जाता है, सारा पैसा डिबेंचर होल्डर को वापस मिल जाता है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने रिडीम्ड डिबेंचर्स ये आपके पास गिरवी रख दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करनी है। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारा क्विक रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 17 मई से स्टार्ट हो रहा है। 17 मई का ओरिएंटेशन क्लासेस है। 18 मई से बैच शुरू हो रहा है। 18 मई से स्टार्ट होके 31 मई को ये बैच खत्म हो जाएगा। एंड विद इन फ्यू डेज ही आपका पूरा सिलेबस हम रिवाइज करवा देंगे। आईएफएस, पीपीबी एंड एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आपको इसके साथ नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। और अभी क्विक 80 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट हैवी डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। तो अभी काफ़ी कम टाइम बचा है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये वाला एक बैच स्टार्ट किया है कि विद इन वेरी लिमिटेड टाइम आपके सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिबेंचर्स? दे रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी। ओनरशिप शेयर्स के थ्रू होती है, डिबेंचर्स के थ्रू नहीं। डिबेंचर सिर्फ एक लोन है। दे टिपिकली ऑफर अ वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। नो, दे टिपिकली ऑफर अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट इंटरेस्ट रेट रादर देन मार्केट डिमांड। तो ये बिल्कुल सही है। शेयर्स मार्केट डिमांड के हिसाब से इन्फ्लुएंस होती है उनकी वैल्यू, और इनकी इन्फ्लुएंस होती है मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये सही है। दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, ये गलत है। दे आर ट्रांसफरेबल, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट मस्ट बी असर्टेन्ड अबाउट अ कंपनीज डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू प्रिकॉशंस? कलर ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी एक बैंक डिबेंचर्स के अगेंस्ट अगर आपको लोन देता है, इवन अगर आप वैसे भी कभी डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं क्या उनके पास पावर थी ये डिबेंचर्स इशू करने की, क्या वो विद इन अपनी पावर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस में। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट हैपेंस इफ अ कंपनी फेल्स टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डिबेंचर्स रेगुलरली? तो डिबेंचर्स पे रेगुलरली अगर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, द डिबेंचर प्राइस एंड मार्केटेबिलिटी आर अनअफेक्टेड। नहीं, अफेक्ट तो होगा ही। द डिबेंचर प्राइस एंड मार्केटेबिलिटी आर नेगेटिवली अफेक्टेड, ये होता है क्योंकि अगर आपका पैसा आपको टाइम पे विद इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा है तो उस डिबेंचर का प्राइस और मार्केटेबिलिटी इफेक्ट होगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आखिरी जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट शुड बी डन टू सिक्योर डिबेंचर्स इन अ डीमैट फॉर्म?
क्रिएट अ फिजिकल सर्टिफिकेट, देखो डीमैट फॉर्म में पूछा हुआ है कि कैसे सिक्योर करोगे, एंश्योर द डिबेंचर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, क्रिएट अ प्लेज इन द डीमैट अकाउंट, या फिर रजिस्टर द डिबेंचर विद द कंपनी रजिस्ट्रार। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। सो गो हेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।